नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज हमारी जो नेट जेआरएफ की क्लास है उसके अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं उन 50 क्वेश्चंस को जो आपको आगामी परीक्षाओं में कराएंगे आपकी नैया को पार। तो चलिए, नेट जेआरएफ की इस सीरीज़ में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और सभी के सभी जल्दी से आ जाइए और तुरंत जुड़ जाइए। बिल्कुल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए, आज के क्वेश्चंस की हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं और आप सभी भी क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयत्न करें। चलिए, पहला क्वेश्चंस क्या है? वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन किसका है? और कल ही बात करके आए थे हम, ये कथन किसका है? तो ये हटन का है। किसका है? जेम्स हटन का। देखिए, जेम्स हटन ने 1785 में एक रूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका? एक रूपतावाद के सिद्धांत का। कब? 1785 में। इनके अनुसार वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत हैं वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था जो वर्तमान के अंदर प्रक्रम चल रहे हैं वो प्राचीन इतिहास में यानी इतिहास में भी थे, लेकिन अब इन दोनों के अंतर क्या है? अब इन दोनों में सक्रियता का अंतर है, यानी कि अभी अधिक सक्रिय हो गए, पहले कम सक्रिय थे। इस वजह से क्या था? इनका संतुलन बना हुआ था। पर याद रखना है हमें तो क्या, वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन किसका है? जेम्स हटन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे हम सभी के सभी। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रासायनिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है? तो वो कौन सी है? तो वो है आपके ऑक्सीकरण की। किसकी? ऑक्सीकरण की। कैसे? रासायनिक अपक्षय ऑक्सीकरण प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है। वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है। किसका? वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल के साथ होता है तो जल में मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होती है। इस कारण खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं, जिससे चट्टानों में वियोजन होने लगता है और ऑक्सीजन की इसी क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि आपके किसकी? आपके पहले तो वायु और वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब किसके साथ होगा? जल के साथ में, तो वो क्या करती है? खनिजों पर ऑक्साइड बन जाते हैं और जिससे चट्टानों में वियोजन होने लगता है और इसी प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लाल सागर तल फैलाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल आप सभी जवाब देने का प्रयत्न करें। जो सागर तल सिद्धांत था वो किसके द्वारा देने का प्रतिपादित किया गया था? वो किसके द्वारा? हैरी हेस के द्वारा। किसके द्वारा? हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। सागर नितल फैलाव सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1960 में हैरी हेस ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार महासागरीय कटकों के सहारे नए पदार्थ सतत रूप से निर्मित हो जाते हैं तथा कटक के दोनों ओर शिफ्ट होते रहते हैं। इस प्रकार इस संकल्पना के अनुसार नितल में निरंतर प्रसार होते रहते हैं तथा महासागरीय ट्रेंच के सहारे सतत रूप में प्लेट का विनाश होता रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सागर तल फैलाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेरिस ने। कब? 1960 में। ठीक है ना। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है। चलिए, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे महाद्वीपीय सिद्धांत की बात करते हैं तो हम महाद्वीपीय, तो सीधा नाम किसका आता है हमारे पास में? वो आता है आपके सामने अल्फ्रेड वेगनर का, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। तो चलिए, जैसे सागर तल फैलाव सिद्धांत की बात करें, अभी बात करके आए थे, हैरी हेस ने दिया था। अगर आपको वहाँ भी आ रहा था तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ सही हो जाता। ठीक, इसके बाद में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपके अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया जाता है और इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत रीड के द्वारा दिया जाता है। रेडियोधर्मिता सिद्धांत था वो आपका जॉली के द्वारा। वापस रेडियोधर्मी सिद्धांत जॉली के द्वारा, इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत आपके रीड के द्वारा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा और सागर तल फैलीय सिद्धांत आपके हैरी हेस के द्वारा दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे चलते हैं इसी श्रृंखला में। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? लाल सागर इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो लाल सागर किसका उदाहरण है? हम देखते हैं। रिफ्ट वैली किसका? तो भ्रंश घाटी का। किसका? भ्रंश घाटी का। देखिए क्या होती हैं ये भ्रंश घाटियाँ, चले पढ़ते हैं थोड़ा सा। कि लाल सागर भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली का एक उदाहरण है। याद रखना, लाल सागर किसका उदाहरण है? तो आपके रिफ्ट वैली का या भ्रंश घाटी का।
किसी स्थान पर जब सामान्यतः भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है, इसे भ्रंश घाटी या ग्रोवन कहते हैं। संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। बिल्कुल, हम भ्रंश घाटी की बात करते हैं तो ये लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, इनके बीच में एक जगह बन जाती है या बीच में घाटी नुमा बन जाती है और बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है। सबसे लंबी की बात करें विश्व की तो वो कौन सी है आपकी जॉर्डन घाटी। ठीक, और इसका हम अन्य नाम क्या दे देते हैं, इसका अन्य नाम हम ग्रोवन कर देते हैं। संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जॉर्डन नदी घाटी है। लाल सागर के बेसिन में होती हुई जाम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ठीक, चलिए इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अग्रसर होते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए। निम्न में से कौन सा कारक प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है? कौन सा कारक है जो प्रचलित पेटियों के लिए उत्तरदायी है? तो उच्च एवं निम्न दाब पेटियां। देखिए, हमेशा हमने पता है कि आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड से चलती हैं। किधर से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। लेकिन जब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है तो ये क्या हो जाती हैं, ऊपर की ओर उठ जाती हैं, यानी कि ये ऊपर चली जाती हैं। जैसे टेम्परेचर की बात करें हम, स्थल खंड पर जब टेम्परेचर अधिक होगा तो टेम्परेचर अधिक पड़ने की वजह से जो पवनें हैं वो ऊपर की ओर उठ जाएंगे और ऊपर की ओर उठ करके वो कहाँ जाएंगे, जहाँ पर खाली स्थान होगा, यानी कि लो टेम्परेचर होगा। तो बिल्कुल हाई टेम्परेचर से कहाँ जाएंगे, लो टेम्परेचर की ओर, और आपके तापमान के कारण क्या होता है, ये तापमान के कारण ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है ना, विंड से। देखिए, उच्च एवं निम्न वायुदाब पेटियां प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी हैं। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक दिशा में वर्ष भर चलने वाली प्रचलित पवनें उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर नियमित रूप से चलती रहती हैं। और कभी पूछ ले आपसे कि जो स्थायी पवनें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले भूमध्य रेखा और इधर। इसमें सबसे पहले देखने को मिलेंगे आपको व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें। फिर इसके बाद में आपको देखने को मिलेंगी पछुआ पवनें। क्या? पछुआ पवनें। और फिर ध्रुवीय पवनें। कौन सी? ध्रुवीय पवनें। बिल्कुल सेम कंडीशन, व्यापारिक पवनें यहाँ देखने को मिलेंगी और पछुआ पवनें यहाँ देखने को मिलेंगी और ध्रुवीय पवनें यहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। और इनकी दिशा की बात करते हैं हम, तो दिशा देखने को मिलती है इनकी इस दिशा में, ठीक, फिर आगे इनकी इस दिशा में और फिर ये लास्ट में इस दिशा में। बिल्कुल आपको ये डायग्राम अगर याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हो। जैसे हम बात करते हैं इस वाली की, ठीक है ना, तो इस वाली को जैसे हमने इसको बनाया और हमें पता है ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती हैं, तो इनकी दिशा को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसकी बात करें तो ये किस ओर घूमेगी? दाईं ओर। तो जैसे हम इसकी दिशा याद करें तो उत्तर पूर्व से किधर चलेगी? पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेगी। ठीक है, आप आसानी से इस डायग्राम से कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। हमारे कथन और कारण से बहुत ही बेहद अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी प्रयत्न करेंगे जवाब देने का। कि प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष कठोर पिंडों के कुछ भागों में स्थित हैं। ठीक है, ओके, कथन कारण ही दिखने दो बस। मान लिया हमने कि कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अपसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। बिल्कुल, प्राचीन पर्वतमालाएं हैं वो क्या है? अवशेष कठोर पिंडों के भाग से हैं। बिल्कुल, कठोर पिंडों के भाग से हैं। और कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अपसादी चट्टानों से निर्मित है। बिल्कुल, ए और आर क्या है? दोनों सही है। क्योंकि आप देखें थोड़ा सा, कथन एवं कारण दोनों सही हैं। विश्व की अधिकांश पर्वतमालाएं बलित प्रक्रिया द्वारा निर्मित हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? बलित प्रक्रिया द्वारा निर्मित हैं। और बलित पर्वतों का निर्माण अपसादी चट्टानों से होता है। ये माना जाता है कि भूसन्निधियों में जमा अपसादों के दो प्लेटों के आपस में करीब आने के कारण क्या होता है? दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उठने से इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। क्या है? एक प्लेट इधर से, एक प्लेट इधर से, ये दोनों जब क्लोज आ जाएंगी, बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो ये एक भाग सा ऊपर निकल जाता है। ठीक है ना, तो इसको ही हम क्या बोल देते हैं? बलित पर्वत। क्या बोल देते हैं? बलित पर्वत, यानी फोल्डिंग माउंटेन।
तो वही कह रहा ही है आपके कौन से बलित पर्वतों का निर्माण किससे हुआ है, अवसादी चट्टानों से। कैसे, जब दो प्लेटों के आपस में करीब आने के कारण इनमें संकुचन या सिकुड़न दिखाई देती है और सिकुड़ने के बाद में ये भाग उभर जाता है। तो याद रखना आपके किसके द्वारा होता है, ये आपके दो प्लेटों के खिसकने के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित विशिष्टताओं का सागर तट से सागर की ओर सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, बिल्कुल, बर्म निम्न ज्वार, सोपान, बेलांचली गति और बेलांचली रोधिका। बिल्कुल, तो बर्म निम्न ज्वार सोपान देखने को मिलता है सबसे पहले। सेकंड फिर देखने को मिलेगा आपको बेलांचली गर्त, बेलांचली रोधिका, गर्त बेलांचली, बेलांचली गर्त और बेलांचली रोधिका। ठीक है, ये इनका सही अनुक्रम है। वापस सागर तट से सागर की ओर, सागर का जो तट है, सागर का तट और उससे किसकी तरफ, सागर की तरफ। ठीक, और ज़्यादा ये हमने सागर मान लिया। यहाँ से इधर की ओर चलते हैं तो सबसे पहले क्या देखेगा, बर्म निम्न ज्वार सोपान, फिर उसके बाद में बेलांचली गर्त, फिर बेलांचली रोधिकाएं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कथन और कारण से है। ठीक है, सभी के सभी जवाब देंगे। तो बताइए, जब पुलिन यानी बीज के खंड विशेष पर बालू अधिक तीव्रता से आती है, क्या होता है, जो आपकी मिट्टी है वो अधिक तीव्रता से आती है, तब यह बहा ले जाई जाती है और पुलिन चौड़ा तथा सागर की ओर विकसित होता है। ठीक है, आगे, क्योंकि तटीय पर्यावरण में पुनर्क्रमण प्रक्रिया सर्वत्र होती है। इसने क्या कहा था, पुलिन बीज के खंड विशेष पर क्या होता है, बालू अधिक तीव्रता से आती है। यहाँ पर क्या आएगी, मिट्टी अधिक तीव्रता से आती है, बिल्कुल आती है, और ये बहा ले जाती है और पुलिन चौड़ा और सागर की ओर विकसित हो जाता है। बिल्कुल, सागर की ओर क्या हो जाता है और विकसित हो जाता है। तटीय पर्यावरण में पुनर्क्रमण प्रक्रिया सर्वत्र समान होती है। बिल्कुल, पुनः प्रक्रमण प्रक्रिया क्या होती है, समान होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए थोड़े से बैक, क्या इसका आंसर ए और आर दोनों सही है। देखिए, पुलिन एक प्रमुख सागरीय जलकृत निक्षेपात्मक स्थल रूप है। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। कैसी होती है, अर्धचंद्राकार होती है, और सागरीय लहरों के आने के साथ साथ बालू भी सागरीय तट पर आकर जमा हो जाती है, जिससे धीरे धीरे पुलिन चौड़ा या विकसित होता है। इस कारण या इस क्षेत्र में पर्यावरण की प्रक्रिया सर्वत्र समान होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कथन दोनों सत्य हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। आपको बताना है पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। किसने किया था, आपके टांसले महोदय ने। किसने, टांसले ने। पढ़िए कि पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना को 1935 में टांसले ने प्रतिपादित किया। एजी टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था, टांसले महोदय के द्वारा। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण के सभी जैव और अजैव कारकों के एकत्रीकरण का परिणाम है। क्या कहा था टांसले ने, कि जो पारिस्थितिकी है वो आपके जैव और अजीव इन दोनों से मिलकर के बना है। ठीक, चलिए इसी क्रम में आगे की ओर चलते हैं हम। और एजेंडा 21 को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, आप सभी को अच्छे से पता होगा। वो सम्मेलन था आपका रियो डी जेनेरो, और इसको हम क्या बोलते हैं, रियो भू शिखर वार्ता। क्या बोलते हैं, रियो भू शिखर वार्ता। तो एजेंडा 21 क्या था, एजेंडा 21 था आपको कि अपने वर्तमान संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना है जिससे भावी या भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न ना हो। उसमें आपके 24 एजेंडे सुझाए गए थे। तो चलिए, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने ब्राज़ील की एक शहर था, राजधानी है रियो डी जेनेरो, उसमें 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया, अर्थ समिट आयोजित किया। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। कहाँ पर, 1992 में, और ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में। ठीक है ना। आगे इसमें सम्मिलित देशों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई योजना, जिसे एजेंडा 21 कहा जाता है, उसको स्वीकृत किया था। हाँ, यहाँ सतत विकास का भी वही परिभाषा दी थी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी। क्या आपका सतत विकास क्या है, कि वर्तमान
का संसाधनों का ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे भविष्य को खतरा उत्पन्न ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जलवायु कांगो बेसिन तथा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का सही अनुसरण बताना है आपको। आज कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण भी हम पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सर्वाधिक क्वेश्चंस में पूछा जाता है। दिख रहा है सबको ठीक ठीक? हाँ, थोड़ा सा छोटा होगा पर चलिए। नील नदी के डेल्टा से लेकर कांगो बेसिन तक, अपर का सही नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा। नील नदी के डेल्टा से लेकर कांगो बेसिन तक कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का सही अनुक्रम क्या है? तो वो सही अनुक्रम क्या है हमें देखने को मिलता है नील नदी से लेकर के कांगो बेसिन तक। तो आपका सबसे पहले कौन सा मिलेगा? BWHW, BSH, AW और AF। ठीक, तो ये हमें देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन BWH, BSH, AW और AF। चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, कोपेन महोदय के बारे में। तो नील नदी के डेल्टा से लेकर के कांगो ने बेसिन तक कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का इस प्रकार है। चलिए देखते हैं थोड़ा, अब थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको। कैसे? BWH उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, यहाँ औसत वार्षिक तापमान 8 डिग्री सेल्सियस ग्रेड से अधिक रहता है। क्या होता है? 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। किसके अंदर? BWH के अंदर। फिर अब बात करते हैं हम BSH, और इसको उष्ण कटिबंधीय या स्टेपी जलवायु के अंदर रखा है, और यहाँ का वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। आगे AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु, इसे उष्ण कटिबंधीय सवाना के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग में शीत शुष्क ऋतु होती है और कम से कम वर्ष के एक माह में 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। आगे आपका AF उष्ण कटिबंधीय प्रचुर वर्षा जलवायु, यहाँ वर्षा वर्ष भर रहती है, वार्षिक तापांतर बिल्कुल नहीं मिलता और दैनिक तापांतर भी बहुत कम होता है। यानी वार्षिक तापांतर एक वर्ष के दो सभी आंकड़ों को मिला करके कि वर्ष में कितना अंतर पाया, और दैनिक एक दिन और रात का निकाला जाता है। ठीक, तो दोनों ही क्या मिलते हैं? बहुत कम मिलते हैं। यहाँ शुष्कता का अभाव पाया जाता है और शुष्कतम माह में न्यूनतम वर्षा लगभग 6 सेंटीमीटर होती है और वर्षा मौसमी जो वितरण है वो समान देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कथन और कारण से हैं। कथन पढ़ लीजिए पहले आप। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य वायु का सम्मिश्रण कम पाया जाता है। आपके क्षोभ और समताप के मध्य, ठीक है ना, और समताप में ही हमें देखने को मिलती है ओजोन लेयर। ठीक, और समताप मंडल बहुल मात्रा में, समताप मंडल में बहुत मात्रा में जलवाष्प और धूलकण युक्त होते हैं। ठीक है, अब हमको बताना है कि कौन से सही हैं। तो हम इतना तो पता है कि जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल है उनके मध्य जो वायु है वो निम्न देखने को मिलती है। यानी कथन ए तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन कथन आपका कारण है वो सत्य नज़र नहीं आता। यानी ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, माफ कीजिए। चलें थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं कि क्षोभ मंडल 0 से 16 किलोमीटर तक तथा समताप मंडल 16 से 50 किलोमीटर के साथ वायु का मिश्रण कम पाया जाता है। क्षोभ मंडल के अंतर्गत आदि गैसें जैसे जलवाष्प, धूल कणों का अधिकतम ताप होता है और इस ताप के गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण संचालन तथा संवहन द्वारा होता है। समताप मंडल में बहुत मात्रा में जलवाष्प और धूलकण युक्त नहीं है, बल्कि यहाँ वर्तमान की स्थिरता पाई जाती है। क्या होता है? वर्तमान की या तापमान की स्थिरता पाई जाती है। हम थोड़ा सा जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प है जो आपके ज्वालामुखी उद्क्रिया होती है उसके अंदर सर्वाधिक जो निकलने वाली गैस होती है वो कौन सी होती है? वो आपके जलवाष्प होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूगोल का विशेष प्रयोजन विविधता में एकता की तुलना करना है। भूगोल का विशेष प्रयोजन क्या है? विविधता में एकता की तुलना करना है। ये कथन किसका है? तो कॉर्ल रीटर का। किसका? कॉर्ल रीटर का। कैसे?
भूगोल का विशेष प्रयोजन विविधता में एकता की तुलना करना है। ये कथन कॉल रीटर का है और कॉल रीटर को आधुनिक भौगोलिक विचारों का संस्थापक माना जाता है। कॉल रीटर को क्या जाना जाता है? आधुनिक भौगोलिक विचारों का संस्थापक माना जाता है। और रीटर द्वारा विकसित अनेकता में एकता का आधारभूत सिद्धांत है। उसके अनुसार आवास जिसमें मानव संस्कृति पर्यावरण का निर्माण करता है, वे जैविक और अजैविक घटकों में मूलभूत एक रूपता पाई जाती है। किस किस में? जिसमें मानव सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है, वे जैविक और आपके अजैविक घटकों में मूलभूत एक रूपता पाई जाती है। तो याद रखना आपका क्या कि विविधता में एकता को कौन करता है? कॉल रीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पर्यवेक्षण ने डेविस को उसकी अपर्दन चक्र संकल्पना को विकसित करने के लिए अभिप्रेरित किया है? तो किस में किया था? ये आपके मोंटाना में। किस में? मोंटाना में। आगे, मोंटाना क्षेत्र के पर्यवेक्षक ने डेविस को उसकी अपर्दन चक्र संकल्पना को विकसित करने के लिए अभिप्रेरित किया है। डेविस ने अपनी संकल्पना के अंतर्गत बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है। क्या है? भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंदर एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर के एक आकृति विहीन समप्राय मैदान में बदल जाता है। आगे, इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिरूप होता है। तो डेविस ने क्या कहा था? इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि आपका स्थल रूप संरचना और जो प्रक्रम है वो समय का प्रतिफल होता है। आगे आपके क्वेश्चन, कांट की दृष्टि में भूगोल है, इनकी दृष्टि में भूगोल है एक क्रोलॉजिकल विज्ञान। क्या है? क्रोलॉजिकल विज्ञान। इमैनुअल कांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो कांट की दृष्टि में भूगोल एक क्रोनोलॉजिकल विज्ञान है और इमैनुअल कांट 1724 से 1804 ने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया था। इन्होंने 1781 में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक प्रकाशित की। कांट ने भूगोल को छः खंडों में विभाजित किया: प्राकृतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल और धार्मिक भूगोल। कांट को आराम चेयर भूगोलविद्या के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिए निम्न में से किसको आपके आराम चेयर भूगोलविद्या के नाम से जाना जाता है? तो इमैनुअल कांट को। और इनकी अगर पुस्तक पूछ लेता है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी है? इमैनुअल कांट की। इन्होंने आपके भूगोल को किसके? दार्शनिक के साथ में या दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ करके कहा था। इन्होंने 6 बताए थे आपके, कौन कौन से? प्राकृतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और व्यापारिक भूगोल और धार्मिक भूगोल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। और सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है। तो जैसे ही मार्क जेफरसन का नाम आता है अधिवास भूगोल के साथ। किसके? अधिवास भूगोल के साथ में। रॉबर्ट डिक्सन का सिद्धांत आता है नगरीय भूगोल के साथ। ऑर्थर रॉबिन्स का सिद्धांत आता है मानचित्र कला के साथ। अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट का आता है भौतिक भूगोल। वापस से भौतिक भूगोल से संबंधित हैं आपके अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट। मानचित्र कला से संबंधित है ऑर्थर रॉबिन्स। नगरीय भूगोल से रॉबर्ट डिक्सन और आपके अधिवास भूगोल से मार्क जेफरसन। फिर भाई हमें मिलान करना है। चलिए सीधे मिलते हैं हम। स्ट्रैबो का सिद्धांत है आपके, स्ट्रैबो का सिद्धांत है वो है हिस्टोरिकल मेमोयर। और फ्रेमेनस का सिद्धांत है क्रिश्चियन ट्रोपोग्राफी। और शेलिनस का है रेरम मेमोरोबिलम। और एलिसी रेकलस का है लाटेरे। एलिसी रेकलस, लाटेरे, सेलिनस, रेरम मेमोरिबल, फ्रेमेनस आपके क्रिश्चियन टोपोग्राफी और स्ट्रैबो को संबंध आता है हिस्टोरिकल मेमोर के साथ में। चलिए आगे चलते हैं हम। आपके है नगर आकार वितरण सुस्पष्ट किया था। किसने किया था? ठीक है, तो नगर आकार वितरण सुस्पष्ट किया था। किसने किया था? तो ये किया था आपके श्रेणी आकार नियम ने। किसने? श्रेणी आकार नियम ने। कैसे? कोटि आकार एक नियम, एक सैद्धांतिक मॉडल है। कोटि आकार नियम एक प्रादेशिक नगरीय बस्तियों उनके आकार के अनुसार वितरण के प्रतिरूप को बतलाता है।
इस नियम की दिशा में एफ आर्यवार्क ने प्रकाश डाला। उन्होंने 1931 में ये बताया कि नगरों के आकार उनकी कोटि में एक नियमित संबंध होता है। क्या कहा था कि जो नगरों के आकार हैं उनके काम के साथ उनका संबंध देखने को मिलता है या कार्य के साथ। और जी के जिप ने 1949 में कोटि आकार नियम की विस्तृत व्याख्या की थी। विस्तृत व्याख्या की बात करें तो किसने? जी के जिप ने। लेकिन संकल्पना पहले किसने बताया था? ये आपके बताया था किसने? आर्यवार्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यूएन पूर्वानुमानों के अनुसार माफ करना, यूएन पूर्वानुमानों के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रदेश वर्ष 2030 तक वैश्विक नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान देगा? तो बिल्कुल हम सबको पता है दक्षिणी एशिया। याद रखना कौन सा एशिया? तो दक्षिणी एशिया देगा। यूएन रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 2030 तक जो विश्व नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान दक्षिणी एशियाई देशों के द्वारा दिया जाएगा। कथन और कारण दिए गए, चलिए पढ़िए। सामाजिक भूदृश्य एक प्रदेश है जिसमें एक अथवा अनेक समूह निवास करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तथा अपने निकट पर्यावरण से संबंधित सामान्य विचारों के सम्मिलित रूप से सहभागी होते हैं। बिल्कुल सही है कि सामाजिक भूदृश्य आपका एक प्रदेश है और जिसमें एक तथा अनेक समूह के लोग भी क्या करते हैं? निवास करते हैं और निकटतम पर्यावरण से संबंध सामान्य विचारों के सम्मिलित रूप सहभागी होते हैं। जो हमारा पर्यावरण है उसके साथ भी क्या होते हैं? हमारे संबंध आपके अनुकूलित या उनके साथ मिले जुले देखने को मिलते हैं। यह प्रदेश होता है जहाँ मानव आवश्यकताओं, पहचान, सुरक्षा और उद्दीपन परिप्राप्त किए जाते हैं। थोड़ा सा सही नहीं लग रहा क्योंकि यही सही है हमारे पास में, आर तो गलत है। देखिए, सामाजिक भूदृश्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विविध सांस्कृतिक परिवेश के लोग निवास करते हैं एवं अपने समीपस्थ सामाजिक एवं पर्यावरणीय संगठनों से सह संबंध बनाए रखते हैं। इस तरह कथन और कारण दोनों सत्य हैं। ठीक है ना? सॉरी, ये गलत, दोनों ही सही हैं आपके, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो बिल्कुल ए के साथ में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन वही कथन कारण से है। असीमित आकार के अनुकूलित पर्यावरण में तर्क गणितीय जनसंख्या वृद्धि स्वीकारी जाती है। ठीक, बिल्कुल। तो आपके असीमित आकार के अनुकूलित पर्यावरण में तर्क गणितीय जनसंख्या वृद्धि स्वीकारी जाती है, बिल्कुल स्वीकारी जाती है, क्योंकि वृद्धि चक्रघाती वक्र का अनुसरण करती है, चक्रघाती का अनुसरण नहीं करती है। इस प्रकार से क्या कह सकते हैं? कथन एक सही है। क्या है? एक सही है, परंतु आर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये किसका अनुसरण नहीं करती? ये आपके जो चरघातांकी वक्र है उसका अनुसरण नहीं करती। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। और 23 क्या कह रहा है? कॉल सॉवर निम्नलिखित में से किससे संबंधित अपनी कालजयी कृति के लिए सुविख्यात हैं? किसके लिए विख्यात हैं? तो वो सांस्कृतिक भूदृश्य के लिए। किसके लिए? सांस्कृतिक भूदृश्य के लिए। कॉल सावर सांस्कृतिक भूदृश्य से संबंधित अपनी कालजयी कृति के लिए सुविख्यात हैं और काल की अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं आपके जैसे जैव जगत का मानवीय उपयोग, भूदृश्य की आकार की और स्थल एवं जीवन, औजार को उच्च भूमि, कृषि एवं इसके उद्गम प्रसार। कौन कौन से आपके? जैव जगत का मानवीय उपयोग, भूदृश्य की आकार की, स्थल एवं जीवन, औजार को उच्च भूमि, कृषि, इसके उद्गम एवं प्रसार। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका और क्या कहता है? मध्यम क्षारीय मध्यम क्षारीय मिट्टियों का पीएच मूल्य किससे विचारित होता है? तो किससे विचारित होता है? आपके 7.8 से 8.4 के मध्य। ये आपके पीएच स्केल है और 1 से 14 तक लिखे जाते हैं, 7 आपका उदासीन रहता है। ठीक है, तो मध्यम क्षारीय मिट्टियों का पीएच मूल्य 7.8 से 8.4 के मध्य
विचारित होता है। और मृदा की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को इसके पीएच मान द्वारा मापा जाता है कि ये क्षार है या अम्लीय है। पीएच मान का विस्तार 0 से 14 तक होना चाहिए। पीएच 0 का होने पर मृदा अत्यंत अम्लीय होती है और जब ये मान 14 पर होता है तो मृदा अत्यंत क्षारीय होती है। इसी क्षेत्रीय अध्ययन में पीएच का मान 3.5 तथा 10 के बीच रहता है। तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ से कहाँ तक, 3.5 से 10 के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली औद्योगिक क्रांति का शिशु के रूप में वर्णित है? कौन सी है कृषि प्रणाली जो औद्योगिक क्रांति के शिशु के रूप में वर्णित है? कौन सी है वो? आपकी सामूहिक खेती। बिल्कुल बिल्कुल। तो सामूहिक खेती के लिए कृषि प्रणाली औद्योगिक क्रांति के शिशु के रूप में वर्णित की जाती है। सघन जीवन निर्वाह खेती कृषि की वह पद्धति है जिसमें प्रधान खाद्य फसलों का उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए होता है। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है और मानसूनी प्रदेशों में ऐसी खेती होती है। कहाँ पर? मानसूनी प्रदेशों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें एक तरफ प्रतिरूप दिए गए हैं और दूसरी तरफ विद्यमान दिए गए हैं, हमको मिलाने हैं। जैसे मैं बात करूं बोन थ्यूवेन की, और बोन थ्यूवेन का सिद्धांत आता है भूमि उपयोग के संकृति बलन से। और बोन थ्यूवेन क्या कहते हैं? आपके नगरीकरण को दर्शाते हैं कि जैसे जैसे आप नगरीकरण से दूर के लिए आपकी 6 पेटियां देखने को मिलती हैं और जैसे जैसे इन पेटियों से आप आगे की ओर बढ़ोगे आपके लाभांश की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आगे बात करते हैं जूलियन वॉलपोर्ट निर्णय कार्य प्रतिरूप से संबंधित हैं। W लियोनोटिप आपके आगत निर्गत प्रतिरूप से संबंधित हैं और आपके टॉरेंस स्टैंड हैगर स्टैंड आपके विसरण प्रतिरूप से संबंधित हैं। वापस से बोन थ्यूवेन आपके भूमि उपयोग के संकेंद्रीय बलन से संबंधित हैं। जूलियन वॉलपोर्ट आपके निर्णय कार्य प्रतिरूप से संबंधित हैं और W लियोनोटिक आगत निर्गत प्रतिरूप से संबंधित हैं और टॉरेंस हैगर स्टैंड विसरण प्रतिरूप से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक स्वतंत्र उद्योग है? इसकी हम कई बार बात कर चुके हैं। कौन सा है वो? आपका मोटर गाड़ी उद्योग। कौन सा? मोटर गाड़ी उद्योग। क्यों? क्योंकि इसमें लो इस्पात सीमेंट तथा सूती वस्त्र उद्योग को कच्चे माल के उत्पादक के समीप स्थापित किया जाता है, क्योंकि इनमें भारी भरकम कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जबकि मोटर गाड़ी उद्योग को कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्रों के समीप स्थापित होने की अनिवार्यता नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं? ये स्वतंत्र उद्योग। और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उद्योग है, वो भी क्या है? स्वतंत्र उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 28, टॉफे द्वारा दिया गया परिवहन मार्ग विकास प्रतिरूप उनके किस अध्ययन पर आधारित है? तो किस अध्ययन पर आधारित है उनका? सूडान और नाइजीरिया के। किसके? सूडान और नाइजीरिया के। सूडान नाइजीरिया के आधार पर उन्होंने परिवहन मार्ग विकास प्रतिरूप के रूप पर अध्ययन किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और 29 है हमारा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के पास, नहीं दिख रहा, लो, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के पास लोहे अयस्क के निर्यात हेतु एक बहापोताश्रय है? तो किसके पास है? आपके विशाखापट्टनम के पास। किसके? विशाखापट्टनम के पास क्या है? बंदरगाह के पास एक लोहे अयस्क के निर्यात हेतु एक बहापोताश्रय है। ठीक, देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास लोहे अयस्क के निर्यात हेतु एक बहापोताश्रय है। क्या है? पोताश्रय है। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में कोलकाता एवं चेन्नई के मध्यवर्ती भाग में स्थित प्राकृतिक एवं सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है। सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है। यह एक भू-आबद्ध पत्तन है। क्या है? एक भू-आबद्ध पत्तन है। यहाँ से मैग्नीज, लोहे अयस्क, गरम मसाले आदि निर्यात किए जाते हैं। मैग्नीज, लोहे अयस्क और गरम मसाले क्या किए जाते हैं? निर्यात। और आयात की जाने वाली वस्तुओं में खाद्यान्न, तेल, उर्वरक, कोयला और विलासिता की वस्तुएं एवं अन्य औद्योगिक उत्पाद प्रमुख है। किससे? विशाखापट्टनम बंदरगाह से। एक तरफ कुछ जनजातियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दिया गया है, कौन सी जनजाति कहाँ से संबंधित है। जैसे
मैं बात करूं मसाई तो अफ्रीका के घास के मैदानों में देखने को मिलती है। भील राजस्थान में मिलते हैं, राजस्थान के भी बिल्कुल दक्षिणी भाग में देखने को मिलते हैं। बुशमैन कालाहारी में देखने को मिलते हैं और कुकी उत्तर पूर्वी भारत में। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में देखने को मिलती हैं तो वो आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। हाँ बिल्कुल, हमारे भारत के अंदर एससी की कितनी परसेंट पाई जाती है? तो 16.23%, ठीक है। और एसटी कितनी देखने को मिलती है? हमें तकरीबन 8% तक, ठीक है, 6 से 8%, 6.8% पर देखने को मिलती है। तो निम्न में से कौन सा समूह अवरोही क्रम में बोला जाता है? अवरोही क्रम में बोला जाता है। तो आपके अवरोही क्रम में बोले जाने वाला समूह है चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी। कौन सा? चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी, ठीक। ये क्या है? आपके अवरोही क्रम में बोला जाने वाला, क्योंकि जिसे चीन के लगभग 75% लोग बोलते हैं और बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से ये विश्व की बृहत्तम भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। कौन सी? चीनी, ठीक है। और सबसे प्रमुख भाषा भी कौन सी है? मंदारिन। कौन सी? मंदारिन। चलिए क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ते हैं हम। संबंध के आधार पर निर्धारित प्रदेशों को कहा जाता है, जैसे प्राकृतिक प्रदेश, नोडल प्रदेश, नियोजन प्रदेश और विकासशील प्रदेश। तो संबंध के आधार पर हम बात करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? आपके नोडल प्रदेश। क्या कहा जाता है? नोडल प्रदेश, ठीक। क्या कहा जाता है? नोडल प्रदेश। नियोजन प्रदेश एक विशिष्ट क्षेत्रीय इकाई है जिसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कुछ सुनिश्चित योजना होती है। नियोजन प्रदेश तो क्या है? यह एक सुनियोजित इकाई होती है, इसके अंदर आपके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कोई सुनियोजित योजना बनाई जाती है। इसी प्रकार से आगे एक श्रेष्ठ नियोजन प्रदेश में सामान्यतः प्राकृतिक दशाओं, आर्थिक संसाधनों, सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं तथा राजनीतिक कारकों की समांगता पाई जाती है। यानी उसके अंदर यह देखा जाता है कि ये एक पक्ष को ठीक करने के लिए किसी दूसरे पक्ष का विनाश ना कर रहा हो। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना मानव कल्याण को समुन्नत करना क्या कहलाएगा? क्या आप पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचा रहे और आप मानव का कल्याण भी कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? बिल्कुल, तो ये कहलाएगा आपका संपोषक विकास। कौन सा विकास? संपोषक। क्या करोगे आप जब पर्यावरण को भी क्षति नहीं पहुंचा रहे और मानव का कल्याण भी कर रहे हो? तो कैसे? जैसे इसके अंतर्गत औषधीय संपोषणीय उत्पादन, परिवहन वस्तुएं एवं सेवाओं की पैकेजिंग, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट पदार्थों का न्यूनीकरण, नवीकरण के संसाधनों का उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? आपके नए जो नवीकरणीय संसाधन है उनका, और आपकी स्वच्छंद प्रौद्योगिकी का, और दूसरा अपशिष्ट पदार्थों का न्यूनीकरण देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? लोह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा आदर्श समायोजन है, वो आपको बताना है। तो कौन सा आदर्श समायोजन है? कोयला, लोह अयस्क और जल, इन तीनों के पास में ही क्या स्थापित किया जा सकता है? आपका लोह इस्पात। कि लोह इस्पात के उद्योग के लिए आपको कोयला, लोहे, अयस्क एवं जल की आदर्श समायोजना होनी चाहिए। लोह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए कोयला, लोह अयस्क आधारभूत कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाते हैं, और हम जानते हैं कि ये बहुत ही बड़े भारी भरकम माल होते हैं। इसीलिए लोह इस्पात उद्योग को आपके किसके? लोहे और लोहे अयस्क और जल के समीप स्थापित किया जाता है, और एक कोयला। बिल्कुल, चूना भी कच्चा आवश्यक है, विद्युत भी आवश्यक है। निम्न में से भारत के किस राज्य में यूरेनियम आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में स्थापित है? वापस से, भारत के किस राज्य में यूरेनियम आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में अंतः स्थापित है? यानी जो आपका यूरेनियम है वो आपके किसके? कायांतरित और आग्नेय चट्टानों में स्थापित है। तो किस में है? राजस्थान में। और राजस्थान में भी खंडेला सीकर के अंदर यूरेनियम के बहुत बड़े बड़े भंडार पाए गए हैं। और ये देख लेना आप किसके? तो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में अंतः स्थापित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। भारत का सर्वाधिक बृहदाकार भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है आपका भारत का सबसे बृहदाकार भू आकृतिक प्रदेश? तो कौन सा है? बृहद भारतीय पठार। कौन सा आपका? बृहद भारतीय पठार। जो आपका पठार देखने को मिलता है ये सबसे बड़ा प्रदेश है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कि भारत का सर्वाधिक वृत्ताकार भूआकृतिक प्रदेश बृहद भारतीय पठार है। यह पठार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला है और उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा एवं विंध्याचल, उत्तर में महादेव तथा मकालू, पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से बताने का प्रयत्न करूं। जैसे ये हमारा दक्षिणी भारत है और ये त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। इधर तो पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट है और इधर क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सॉरी विंध्याचल देखने को मिलती है और इधर सतपुड़ा की घाटियों के मध्य देखने को मिलता है। और पूर्व में पूर्वी घाट है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है। इसकी सीमा औसत ऊंचाई 600 मीटर है। कितनी? 600 मीटर है। और दक्षिण में ये 2000 मीटर तक ऊंचा है, परंतु उत्तर में इसकी ऊंचाई केवल 500 मीटर है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैलने वाले इस विशाल पठार की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। किधर है? आपके पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल दिखाई देती है, यानी कि ऐसे। क्वेश्चन नंबर 37 और बहुत ही अच्छा है, कि भारत में घटित निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप अत्यधिक उजाड़ने वाला और विनाशकारी था? बताओ आप कौन सा था? तो कौन सा था वो आपका? वो था 2001 का गुजरात भूकंप। कौन सा? 2001 का गुजरात भूकंप। और 2021 का आपको रखना है याद, ताउते। कौन सा? ताउते। ये एक चक्रवात था और म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। ठीक, ये भी गुजरात महाराष्ट्र के तट से टकराया था, क्योंकि 2001 का गुजरात के भुज में आए भूकंप को अत्यधिक उजाड़ने वाला और विनाशकारी था। इस भूकंप में हजारों लोगों की मौत एवं लाखों लोगों जख्मी हुए थे। किसमें? 2001 वाले भूकंप में। एक तरफ नदियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनको सुमेलित करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले चूलिया, और चूलिया नदी चंबल नदी पर बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पर भैंसगढ़ के समीप हमें देखने को मिलता है। ठीक, शिव समुद्रम कावेरी पर, शिव समुद्रम कावेरी पर, और भेड़ाघाट नर्मदा पर, भेड़ाघाट जलप्रपात नर्मदा पर, और हुंडरू सुवर्ण रेखा पर। वापस से, हुंडरू स्वर्ण रेखा पर, भेड़ाघाट नर्मदा पर, शिव समुद्रम कावेरी पर, चूलिया चंबल पर। चलिए, भारत में आर्थिक सुधार ले जा रहे हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के संकेंद्रण की ओर, संपन्न एवं निर्धन जनों के मध्य बढ़ते अंतराल की ओर, महासागरीय क्षेत्रों की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर की ओर, और नगरीय सुविधाओं एवं सेवाओं की न्यूनतम लागत से अधिगम्यता की ओर। तो किधर लेके जा रहे हैं आपको बताना है। तो बिल्कुल 1, 3, यानी आर्थिक सुधार क्रियाकलाप की संकेंद्रण की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही महानगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर एवं नगरीय सुविधाएं एवं सेवाओं की न्यूनतम लागत अभिगम्यता की ओर बढ़ रही है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके 1, 3 और 4 थे वो क्या है? सत्य हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, और 40 क्या कह रहा है? निकट पड़ोसी निर्देशांक के अनुसार पूर्ण रूपेण प्रविकिरण अधिवास प्रारूप के लिए अधिक सूचक मूल्य क्या है? तो अधिक सूचक मूल्य क्या है आपका? 2.15। क्या है? निकटतम पड़ोसी निर्देशांक के अनुरूप पूर्ण रूपेण प्रविकिरण का अधिवास प्रारूप के लिए अधिकतम सूचक मूल्य है 2.15। थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जैसे कल भी बात कर ली थी हम इनके कि पूर्ण संकेंद्रण कब होगा? 0.0 से लेकर 0.09 तक। ठीक है ना? तो इनका हमने कल अध्ययन कर लिया था फालतू। हाँ, थोड़ा सा समय अपने पास अभाव रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा भूतुल्यकालिका उपग्रह है? इनमें से कौन सा है जो भूतुल्यकालिका उपग्रह है? तो वो आपका कौन सा है? मीटिओसैट। कौन सा? मीटिओसैट। देखिए, मीटिओसैट मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक भूतुल्यकारी उपग्रह है। और लैंडसैट है, ये पृथ्वी संसाधन प्रौद्योगिकी सैटेलाइट है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा विभाग द्वारा छोड़ा गया था। ये सैटेलाइट संसाधन प्रबंधन हेतु बहुत उपयोगी है। कौन सा? लैंडसैट। और म्यूसैट किससे संबंधित है? मौसम संबंधी जानकारी के लिए। और ये क्या करता है? आंकड़े भेज रहा है। ये सैटेलाइट इस प्रकार बनाए गए हैं कि पृथ्वी धरातल के तथ्यों का मानचित्रण तथा अनुश्रवण अंतरिक्ष से ही कर
सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, हमें एक तरफ मानचित्र प्रकार है और दूसरी तरफ विशेषता है और हमें बताना है। चलिए तो बिल्कुल सीधा विशेषताएं, जैसे स्थानिक अंतर क्रिया का चित्रण प्रवाह मानचित्र में दर्शाया जाता है और समान मूल्य वाली वितरण रेखाएं आइसोप्लेथ में, समान मूल्य वाली वितरण रेखाएं आइसोप्लेथ में और स्थानिक अंतर क्रिया का चित्रण आपके प्रवाह मानचित्र में। विभिन्न क्षेत्रों को रंगों से विभेदित करना आपके कोरोक्रोमेटिक में और मानचित्रण की क्षेत्रीय इकाई कोरोप्लेथ में। देखिए आइसोप्लेथ तो समान मूल्य वाली रेखाओं को आपस में कनेक्ट करती है और मानचित्रण की जो क्षेत्रीय इकाई है उसको कोरोप्लेथ के द्वारा दर्शाया जाता है। यह जो मानचित्र है कोरोप्लेथ उसमें दर्शाया जाता है। किसी प्रदेश में एक समय अवधि में जनसंख्या के वितरण के माध्य केंद्र के सापेक्ष विस्थापन के परीक्षण हेतु अनुप्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? आपके भारित गणितीय माध्य। क्या? भारित गणितीय माध्य। कैसे कि किसी प्रदेश में एक समयावधि में जनसंख्या के वितरण के माध्य केंद्र के सापेक्ष विस्थापन के परीक्षण हेतु भारित गणितीय माध्य अनुप्रयोग किया जाता है। कौन सा? भारित गणितीय माध्य अनुप्रयोग किया जाता है। आगे निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, किसी भी केंद्र का उसके सबसे नज़दीक वाले केंद्र से किसी भी दशा में उसका क्या संबंध है, नज़दीक वाले केंद्र से उसका क्या संबंध है, इसको क्या कहते हैं? हम निकटतम विश्लेषण कहा जाता है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग वनस्पति शास्त्र में 1954 में क्लार्क तथा इवांस ने पौधे तथा वनस्पति के वितरण को ज्ञात करने के लिए किया था। किसका? तो आपके निकटतम पड़ोसी विश्लेषण सिद्धांत का 1954 में क्लार्क और इवांस ने पौधे और वनस्पति के वितरण को ज्ञात करने के लिए किया था। चलिए बेहद ही प्यारा क्वेश्चन, केल्विन मापक पर मापा गया तापमान एक उदाहरण है। तो ये क्या होता है? केल्विन पर आपका तुलनात्मक मापन। क्या होता है? तुलनात्मक मापन। क्योंकि केल्विन मापक पर मापा गया तापमान सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने के संदर्भ में एक तुलनात्मक मापन उदाहरण होता है। और आज का हमारा अंतिम पेज रहने वाला है ये, और आप सभी का बहुत बहुत आभार है कि आप सभी अपने निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं और रुके बिना थके इन क्लासों का आनंद ले रहे हैं। चलिए तो पिछले 3 दशकों की अवधि में भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के स्थानिक संकेंद्रण में परिवर्तन को मापने की उपयुक्त विधि क्या है? तो इसके लिए क्या है? आपका विचरण गुणांक। क्या? विचरण गुणांक। विचरण गुणांक से आप क्या कर सकते हैं? आपकी जनजातियों की जनसंख्या के स्थानिक संकेंद्रण के परिवर्तन को मापा जा सकता है। ठीक है, याद रखना विचरण गुणांक के द्वारा। आगे चलते हैं हम 46 की तरफ। जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली में विविध रूपायित फसलें प्रारूप निर्धारित होता है। तो किससे होता है आपका निर्धारित? ये होता है आपके स्थानीय मांग द्वारा। बिल्कुल ठीक है। आगे बात करूं मैं स्थानीय संसाधन आधार द्वारा। बिल्कुल। आगे बात करें हम बाजार की शक्तियों द्वारा। बिल्कुल। और प्राविधिक जानकारी के द्वारा नहीं होता। याद रखना जब भी पूछे विविध रूपायित फसल यानी जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली में, तो आपकी स्थानीय मांग उसे प्रभावित करेगी। आपका स्थानीय संसाधन आधार उसको डिफेंड करता है और क्या करता है? बाजार की शक्तियाँ प्रदान द्वारा, कि बाजार में किन शक्तियों की या बाजार की शक्तियाँ कैसी हैं या उनका किस माल के प्रति कितना अधिक इंटरेस्ट है। चलिए आगे आपके एक पैराग्राफ दिया गया है, तो हम थोड़ा सा सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 47। लेखांश का केंद्रीय विषय किससे संबंधित है? ठीक है, आप पढ़ नहीं पाए होंगे, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो मैं बता दूं आपके लिए कि ये किससे संबंधित था? क्षेत्रीय संकल्पना का इतिहास से। किससे? क्षेत्रीय संकल्पना के इतिहास से। आगे 48, भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना किसने दी थी? भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना किसने दी थी? तो किसने दी थी? आपके फर्डिनांड वॉन रिच्टोफेन ने। किसने? फर्डिनांड वॉन रिच्टोफेन ने। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। किसने कहा कि क्षेत्र एक 18वीं शताब्दी की संकल्पना है और जो धरातलीय ढाल को जोड़ता है
और बनिस्पत अलग करने का है। तो ये आपका कथन किसका है? G.H.T. किम्बल का। किसका? G.H.T. किम्बल का। आगे क्वेश्चन नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन और अंत फला सब भला, पेंज संकल्पना संबंधित है। तो पेंज संकल्पना संबंधित है फ्रेंच स्कूल से। किससे? पेंज संकल्पना किससे? फ्रेंच स्कूल से संबंधित है। तो ये तो थी आज की अपनी क्लास, किसको लेकर के? नेट JRF को। ठीक, और हमारा उद्देश्य नेट इस बार JRF की सीट को प्राप्त करना। ठीक है, तो आप सभी का थैंक यू, आभार और धन्यवाद। और इसी तरह आप हमारी मेहनत के लिए इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं चाहूँगा आज्ञा। मिलते हैं कल की क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा के साथ में, एक नए पेपर के साथ में। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।